नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। कैसे हो आप? मुझे आशा और विश्वास है कि आप सब अपनी तैयारी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। साथियों, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक अध्ययन की तैयारी अपन शुरू कर रहे थे। उसी के क्रम में साथियों हम लोग आरपीएससी द्वारा जितने भी पेपर अब तक लिए जा चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। उसी के क्रम में साथियों आज मैं लेके आया हूँ 17 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग का 2018 में जो भर्ती निकली थी 17 फरवरी 2019 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो साथियों करते हैं शुरुआत बिना समय खराब किए। पहला क्वेश्चन है साथियों, सत्य कथन इसमें से चयन करना है कि सत्य कथन कौन सा है। सभी देशांतर वृहत्वरत है। दूसरा है सभी देशांतर दीर्घवरत है। तीसरा है सभी देशांतरीय वर्त दीर्घवरत है। और चौथा है सभी देशांतरीय वर्त वरत है। तो साथियों इसमें से कौन सा सही है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर सभी देशांतरीय वरत है। अगला है वायु के क्षैतिज संचरण से ऊष्मा का संचलन कहलाता है। तो साथियों क्या कहलाता है? उसका सही उत्तर हो जाएगा अभिवहन। अगला प्रश्न है बसंत विषु घटित होता है। तो साथियों जो बसंत विषु होता है वो कब घटित होता है? तो साथियों 20 से 22 मार्च के बीच में बसंत विषु घटित होता है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए बी सी। ए है पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व आंतरिक कोण में पाया जाता है। बी पी तरंग की सर्वाधिक गति निचले मेंटल में दर्ज की जाती है। सी भूपर्पट्टी में एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है। तो साथियों भूकंपीय तरंगों के बारे में अपन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो चौथा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ए बी सी, यानी तीनों ही इसके अंदर सही है। अगला प्रश्न है साथियों पांचवा, ध्रुवों की और अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है। जो ध्रुव होते हैं जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा के द्वारा पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया जाता है अक्षांश द्वारा, एक तरफ उत्तरी गोलार्ध और एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध। तो साथियों जैसे जैसे ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य अपन ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो साथियों इसमें क्या होती है? तो दूरी धीरे धीरे घटती है या स्थिर रहती है या धीरे धीरे बढ़ती है या तेज़ी से घटती है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धीरे धीरे बढ़ती है। अगला प्रश्न है कोयना सहायक नदी है। तो साथियों कोयना किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। अगला है भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो साथियों रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड कर्नाटक। अगला है भारत में रेहे का दूसरा नाम है। तो रेहे का दूसरा नाम क्या है साथियों? तो जो कल्लर होता है वो रेहे का दूसरा नाम होता है। अगला प्रश्न है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुवस्थ स्थिति होती है। तो साथियों अक्षांश 180 होते हैं और देशांतर 360 होते हैं। 180 पूर्व दिशा में, 180 पश्चिम दिशा में, और अक्षांश जो 90 उत्तरी दिशा में और 90 दक्षिणी दिशा में। तो साथियों यहाँ पर ध्रुव प्रति पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुवस्थ स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री दक्षिण व 40 डिग्री पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीने हैं। तो साथियों ये जो महीने हैं जेठ और आषाढ़ ये किसके महीने माने जाते हैं? तो साथियों ये माने जाते हैं ग्रीष्म ऋतु के। अगला प्रश्न है राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? तो साथियों कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? तो पाई जाती है दौसा, धौलपुर, कोटा व सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न है गलत युग्म को चयनित कीजिए। तो साथियों इसके अंदर एटना सिसली से संबंधित है, ये सही है। कारा काटोवा इंडोनेशिया से संबंधित है।
विसुवियस इटली से संबंधित है साथियों, सेंट हेलेन से जापान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूंगफली की किस्म कौन सी है? तो साथियों इनमें से मूंगफली की किस्म है RS1, RG141 तथा चंद्रा। साथियों ये तीनों ही मूंगफली की किस्में है। अगला प्रश्न है, अनास एक सहायक नदी है। तो साथियों किसकी सहायक नदी है अनास? तो साथियों ये माही नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है साथियों, केसरपुरा, पाटन तथा तलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है साथियों चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्राथमिक जनगणना सार अंतिम आंकड़े राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है। बहुत मोस्ट है साथियों, कई बार इसको पूछा जाता है और चाहे कोई सा भी एग्जाम हो साथियों, जनगणना के आंकड़ों में से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आपको जनगणना के आंकड़ों को सबसे पहले तैयार करना चाहिए, उनमें से कन्फर्म क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 75.1 राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या और 24.9 शहरी जनसंख्या। अगला प्रश्न है, सही युग्म है। तो साथियों इनमें से सही युग्म कौन सा है? इसके अंदर सही युग्म है 4 चांदमारी कोपर। साथियों ये झुंझुनू की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम भंडार अवस्थित है। तो साथियों राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम भंडार कहाँ अवस्थित है? तो साथियों ये हैं जामसर बीकानेर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 19वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः कितना है? तो साथियों भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो तो है 949 और साथियों ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो तो है 949 और नगरीय लिंगानुपात है 929। 3 सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों पर NNP प्लस ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये किसके बराबर है साथियों? तो साथियों ये बराबर है साधन लागत पर GNP के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत परियोजना आय का मापक है? तो साथियों व्यक्तिगत परियोजना आय का मापक क्या हो जाएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर हो जाएगा साथियों 21वें में 3, यानी कुल व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आय कर, ये हो जाता है साथियों व्यक्तिगत परियोजना आय का मापक। साथियों इन प्रश्नों को बताने के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य है कि आपको पता चले कहाँ से कैसा प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न है, मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों 2 प्रकार के प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अधिकतर बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि लास्ट में पढ़ते ही नहीं है प्रश्न को कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। तो साथियों सभी से यही निवेदन है कि ऐसे प्रश्नों को आप पूरा पढ़ें कि वास्तव में लास्ट में सही नहीं है या सही है पूछा गया है। तो साथियों 22वें के अंदर पूछा गया है कथन सही नहीं है मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, जबकि साथियों मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। यानी जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है। जनसंख्या बढ़ने पर तो किस ओर होता है? दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है। जबकि पूरक वस्तुओं की कीमतें कम होने पर सामान्य वस्तुओं का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है। जबकि प्रतिस्थापन वस्तुओं का कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। तो साथियों मांग वक्र भी अपने SST में एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके अंदर से हर बार साथियों परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। अगला प्रश्न है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। तो साथियों कब कम होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीमत बढ़ने की अवधि के दौरान। कब कम होगी साथियों? कीमत बढ़ने की अवधि के दौरान। अगला प्रश्न है साथियों 24वां, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए, तो साथियों उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा MRS XY बराबर PX/PY तथा MRS XY घटती हुई होनी चाहिए। साथ ही इनको विस्तृत रूप से अपन देखेंगे जब भी अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है? तो कौन सा कार्य बताता है साथियों?
इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम है। अगला प्रश्न है, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब अपनी आय खर्च करता है। तो साथियों एक उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, वह अपनी आय किस प्रकार खर्च करेगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाले ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा के निर्माता भी है। ये टिप्पणी किसने की थी। तो साथियों ये टिप्पणी की थी सेयर्स ने। किसने की थी साथियों, सेयर्स ने। 28वां है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इनमें से किस देश के साथ हाल ही के वर्षों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सर्वाधिक नकारात्मक रहा है। तो साथियों ये आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया सवाल है 2017-18 के अनुसार। तो साथियों हर वर्ष जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसमें से प्रश्न बनता ही बनता है, किन चीज़ों का सर्वाधिक निर्यात हो रहा है, किन का निर्यात स्तर गिर रहा है, किस देश के साथ सर्वाधिक हो रहा है, किस देश के साथ न्यूनतम हो रहा है। तो साथ ही ऐसे क्वेश्चनों पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, अकॉर्डिंग 2017-18 के अनुसार। अगला प्रश्न है साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में 5 राज्यों का योगदान 70% है। साथियों अपन ने अब तक जो 3 मॉडल अपना जो तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर है इसमें साथियों ये दूसरी बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा प्रश्न महत्वपूर्ण है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। अगला प्रश्न है साथियों, वैधानिक तरलता अनुपात में क्या होता है साथियों इसके अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वैश्विक स्पर्धाशीलता को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कितने प्राचलों का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों कितने प्राचलों का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3 यानी 12 प्राचलों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया है। तो साथियों किसने किया है। तो ये प्रयोग किया है साथियों डॉक्टर एस महेंद्र देव एवं सी रवि के द्वारा। गरीबी रेखा के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकरणों को भी इन्होंने प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है साथियों, लिबनस्टीन के अनुसार बैंडवैगन प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो साथियों बैंडवैगन प्रभाव प्रदर्शित किसे करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 1, उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं के मांग फलन का अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, योजना अवधि में निम्न में से किन वर्षों में भारत का व्यापार संतुलन देश के पक्ष में रहा है। तो साथियों मोस्ट प्रश्न है, कभी भी बार बार पूछा जाता है। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल वर्ष 1972-73 में और 1976-77 में ये संतुलन देश के पक्ष में रहा है, व्यापार संतुलन। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस वस्तु समूह का भारत के निर्यात व्यापार 2015-16 में सर्वाधिक योगदान रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3, रत्न एवं आभूषण, अकॉर्डिंग 2015-16। अगला 36वां आर्थिक नियोजन संबंधित है। तो साथियों किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संसाधनों के आवंटन से। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों पर टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन थे। तो साथियों उस समय 2001 में कौन थे इसके चेयरमैन। तो इसका जो सही उत्तर था उस समय डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलुवालिया। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। तो साथियों राजनीति विज्ञान की 2 विशेष क्षेत्र है, परंपरागत और आधुनिक। तो इसके अंदर जो इसकी जो सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है वो क्या है परंपरागत की, वो है साथियों दार्शनिक प्रकृति, यानी मूल्यों भी इसमें ज़्यादा बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों 39वां, किसकी कार्य पद्धति का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि भारत में गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004-05 तथा 2011-12 के मध्य गिरा। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, तेंदुलकर समिति 2004-05 और 11-12 के मध्य इन्होंने बताया कि इसका बोझ वास्तविक रूप से गिरा है। अगला प्रश्न है 40वां, प्रभुसत्ता के अपने एकलवादी सिद्धांत में
ऑस्टिन पक्षधर है। तो साथियों प्रभुसत्ता के दो सिद्धांत है, एकलवादी और बहुलवादी। तो ऑस्टिन इसके अंदर किसके पक्षधर थे? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ये सकारात्मक कानून के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है साथियों चौथा, 41वां डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के सिद्धांतों के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो साथियों व्यवहारवाद के जो सिद्धांत है उनका एक क्रम रहता है, तो उसी क्रम में से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले नियमितताएं, फिर उसके बाद सत्यापन, फिर उसके बाद तकनीक और सबसे अंत में प्रमाणीकरण। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला है साथियों 42वां, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? साथियों ये क्वेश्चन बार बार आरपीएससी द्वारा पूछा जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक है? तो शक्ति को केंद्रीय विचार कौन मानते हैं राजनीति विज्ञान में? साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड एप्टर। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4, यानी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलनी चाहिए जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अगला प्रश्न है साथियों, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? तो साथियों कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं उसके अंदर? तो साथियों उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 15%। विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उनका 15%। अगला प्रश्न है 46वां, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? साथियों एक आधुनिक एक परंपरागत है। तो साथियों इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, जबकि संदर्भवाद, संस्थावाद, इतिहासवाद ये परंपरागत से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, एमएम पुंची आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? तो साथियों किसके सिफारिश पर की है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, राज्य विधानमंडल की सिफारिश। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? तो साथियों कौन सी हो जाती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, ये गणराज्य की विशेषता यहाँ पे विवादग्रस्त हो जाती है। अगला है 49, निम्नलिखित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है? पहला है आध्यात्मिक उन्नयन, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा मानववाद, चौथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना। तो साथियों इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य में उल्लेखित नहीं है? तो साथियों पहला उल्लेखित नहीं है आध्यात्मिक उन्नयन। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेंगे? तो साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 51वां, संघ राज्य क्षेत्रों में कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? तो साथियों कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी 4 सदस्य साथियों इसमें चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, उसके बाद में अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो साथियों ये गलत हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसमें नहीं दिया गया, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, ये भी सही है, अनुच्छेद 21 से ही संबंधित है वो भी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लिबरहान जांच आयोग को किस अन्वेषण हेतु गठित किया गया था? तो साथियों किस अन्वेषण हेतु गठित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1992 में अयोध्या में जो विवादास्पद पूजा स्थल को ध्वस्त किया गया था उसके संबंध में साथियों लिबरहान जांच आयोग का अन्वेषण गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चाबहार समझौते का पक्ष नहीं है? तो चाबहार समझौते का पक्ष कौन सा नहीं है?
इसमें से साथियों ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और भारत, 4 ऑप्शन है, इसमें से जो नहीं है उसका सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान, जबकि ईरान, अफगानिस्तान, भारत इसके समझौते के पक्ष में है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत राज से संबंधित है? साथियों कौन सा संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें साथियों 3, दिलीप सिंह भूरिया समिति। साथियों अब तक आरपीएससी द्वारा 3 से 4 बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है 56वां इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक नीचे दिए गए लेखकों में से किसने लिखी है? तो साथियों पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही तो हो जाएगा जगदीश भगवती के द्वारा। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक का व्याख्यात्मक बोध है। तो साथियों सामाजिक किसका व्याख्यात्मक बोध है? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा हो जाएगा 1, क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित प्रविष्टियों में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो साथियों 11वीं अनुसूची में चारों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर जाएगा हो जाएगा कांजी हाउस, ये शामिल नहीं है, जबकि पेयजल, पुस्तकालय, बाजार, मेले ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न है साथियों 59वां निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है? तो साथियों कौन सा एक स्वरूप नहीं है? इसका सही तो हो जाएगा 3, औपचारिक परिप्रेक्ष्य, ये समाजशास्त्री का परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं, जबकि मार्क्सवादी भी है, संरचनात्मक प्रकार्यवादी भी है, उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य भी है। 60वां है बढ़ती जटिलता के अनुसार निम्नलिखित उदाहरणों के सही क्रम में चुने। तो साथियों इनका जो सही क्रम हो जाएगा वो जाएगा साथियों 2, यानी समुदाय, फिर उसके बाद संघ, फिर समाज, फिर राज्य। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया है? तो साथियों लास्ट में दिया गया है नहीं किया है। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2, यानी जटिल समाज का हर्बर्ट स्पेंसर ने उल्लेख नहीं किया है, जबकि सरल समाज, मिश्रित समाज और दोहरे मिश्रित समाज का हर्बर्ट स्पेंसर ने उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है 62वां निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक समूह की भौतिक दशा नहीं है? तो साथियों कौन सी भौतिक दशा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्यों की समानता, जबकि शारीरिक समीपता, सीमित आकार, संबंधों की लंबी अवधि ये इसकी भौतिक दशा है। अगला प्रश्न है रॉबर्ट बियरस्टीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में सत्य नहीं है? तो साथियों कौन सा सत्य नहीं? इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। साथियों समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान नहीं है, जबकि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, ये तीनों इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का अर्थ है कि प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में एकल सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? तो साथियों भूमिकाओं की श्रृंखला किसमें होती है? तो 64वें में सही उत्तर हो जाएगा साथियों भूमिका प्रतिमान। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समाजशास्त्रियों ने समय समय पर प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्रीय साहित्य में इनके योगदान के प्रस्तुत होने के सही क्रम की पहचान करें। तो साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, यानी ओसवाल्ड, स्पेंगलर, पित्रिम, सोरोकिन, अर्नाल्ड जे टोइनबी। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? तो साथियों वर्ग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो 66वां का सही उत्तर हो जाएगा प्रदत्त प्रशस्ति। ये प्रदत्त प्रशस्ति वर्ग की विशेषता नहीं होती है, जबकि अर्जित प्रशस्ति, खुली व्यवस्था और वर्ग चेतना एक वर्ग की विशेषता होती है। अगला है 67वां समान आय या जो अन्य तरीकों से जैसे आयु, व्यवसाय और शिक्षा में समान हो ऐसे लोगों को समाजशास्त्रीय शब्दावली में क्या कहा जाता है? यानी जो शिक्षा में समान हो, व्यवसाय में समान हो, आयु में समान हो, तो समाजशास्त्रीय शब्दावली में ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? साथियों क्या कहा जाता है? सामाजिक वर्ग। अगला प्रश्न है वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो साथियों वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा द्वितीय समूह। अगला प्रश्न है पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो साथियों इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है
एक व्यवहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंग के दुरुपयोग द्वारा कानून उल्लंघन को अभिव्यक्त करें तो क्या कहलाता है साथियों? इसका जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा भ्रष्टाचार, यानी अपने पद का दुरुपयोग करना सार्वजनिक पद पर रहते हुए। अगला प्रश्न है साथियों, किस प्रकार की निर्धनता में कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन सम्मिलित है? तो साथियों किसमें सम्मिलित है? इसका जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? साथियों इसका सही उत्तर जाएगा 3, यानी बहिर्विवाह, शुचिता एवं अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्करण और अर्जित व्यवसाय, ये जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि अंतर्विवाह है, शुचिता है, अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्करण और प्रदत्त व्यवस्थापन, ये इसकी विशेषता है। जन्म पर आधारित होती है ये, प्रदत्त व्यवसाय इसमें होता है। अनुवांशिक, शुचिता, अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्करण। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, किसने ऐसा कहा है? तो साथियों किसने ऐसा कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा के.एम. कपाड़िया के द्वारा। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति में कौन सा पंच महायज्ञ गृहस्थ द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो किसके कौन सा संपादित नहीं किया जाता? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषि यज्ञ, जबकि पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ ये गृहस्थ द्वारा संपादित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? साथियों कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये नहीं है आवासीय सिद्धांत, जबकि यौन साम्यवाद का सिद्धांत, उद्विकास का सिद्धांत, एक विवाह का सिद्धांत, ये सभी साथियों परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है साथियों, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। तो साथियों ये कथन किसका है? तो साथियों ये जो कथन ये है एल.डी. वाइट का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एड्स के फैलने का संभावित कारण नहीं है? तो साथियों एड्स फैलने का कौन सा संभावित कारण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया, जबकि इसके अंदर समलैंगिकता के द्वारा एड्स फैल सकता है, संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्त लेने या देने पर फैल सकता है, उसके अलावा वायरस के द्वारा भी ये फैल सकता है। अगला प्रश्न है, पोस्ट कोर्ब परिवर्णी शब्द में आर से तात्पर्य है? तो साथियों आर से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है साथियों, लोक प्रशासन एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या माना जाता है साथियों? तो लोक प्रशासन के जो चरण हैं उनमें से भी निश्चित रूप से साथियों प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजनीति और प्रशासन का द्विभागीकरण, यानी इसमें विरोध होता है दोनों के बीच में। अगला प्रश्न है साथियों, प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन थे? तो साथियों प्रशासन को दर्शन किसने माना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो वाकर के द्वारा, इन्होंने प्रशासन को दर्शन माना है। अगला प्रश्न है, पद सोपान पद्धति का अन्य नाम क्या है? साथियों पद सोपान पद्धति का अन्य नाम है स्केलर पद्धति। अगला प्रश्न है, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग का समय इनमें से किससे हैं? तो साथियों ये किससे हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, जे.डी. मोने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत क्या है? तो जे.डी. मोने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा समन्वय, ये संगठन का प्रथम सिद्धांत मानते हैं जे.डी. मोने। अगला है, हार्तोन प्रयोगों का संबंध निम्न में से किससे है? तो साथियों हार्तोन प्रयोगों से संबंधित प्रश्न भी निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 संगठन के मानव संबंध सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक, यानी कभी भी कोई भी निर्णय कर रहे हो तो आप 12 तत्वों पे विचार करने के बाद निर्णय करें, ऐसा जो तत्व है, ये जो 12 तत्व है ये किसने बताए हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकलर हडसन के द्वारा।
अगला प्रश्न है साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ है। तो साइमन ने निर्णय किसे माना है साथियों, विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना निर्णय है। ऐसा किसने माना है, साइमन महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है एल.डी. वाइट के अनुसार मनोबल क्या है। तो साथियों एल.डी. वाइट ने मनोबल की क्या परिभाषा दी है, एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वत्व। तो साथियों ये परिभाषा एल.डी. वाइट की है मनोबल से संबंधित। अगला प्रश्न है नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है। तो साथियों कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 राज व्यवस्था, जबकि कार्य, समय और स्थान ये नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व है, जबकि राज व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें से सही विकल्प कौन से हो जाएंगे, तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी पहला और तीसरा इसमें सही है, यानी प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा और नीति निर्माण के द्वारा, ये नियंत्रण के तरीके हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता पश्चात सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना देन है। जो सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ होते हैं प्रशासन में, तो स्वतंत्रता पश्चात किनको महत्व दिया जाना, सामान्यज्ञों को विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना किस प्रशासन की देन है साथियों, किस देश की देन है, तो जो भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की, इनके माध्यम से साथियों ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है। तो साथियों कितना समय दिया गया है इनको, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह। अगला है लोकपाल के पास दर्ज शिकायत के झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल की सजा दी जा सकती है। तो कितनी होती है साथियों वो जेल की सजा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष तक की। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो साथियों किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। अगला प्रश्न है एक तत्ववाद के बीज मिलते हैं। तो साथियों किसमें मिलते हैं एक तत्ववाद के बीज, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा वेदों के अंदर। अगला प्रश्न है उपनिषद मुख्य रूप से हैं। तो साथियों मुख्य रूप से उपनिषद क्या है, भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता का स्रोत। अगला है देकार्त के बारे में क्या सत्य है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो देकार्त के बारे में सत्य है वो है साथियों उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न साथियों प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो साथियों प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4, वह कार्य करना जो करने में सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से सक्षम हो। अगला प्रश्न है प्रशासन में जन सहभागिता के विकासमान प्रारूप का सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र निम्न में से कौन है। तो साथियों कौन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा की बैठकें। अगला प्रश्न है स्थूल सुखवाद निम्न में से किसका समर्थन नहीं करता है। तो साथियों किसका समर्थन नहीं करता है स्थूल सुखवाद, साथियों ये सुख के गुणात्मक भेद का समर्थन नहीं करता है, जबकि परिणात्मक भेद का समर्थन करता है अंतिम सुख के रूप में, और उसके अलावा नैतिक मापदंड के रूप में समर्थन करता है। अगला है सुखवादी कलन के साथ किसका नाम जुड़ा है, ये यंत्र बनाया था। तो साथियों ये बनाया था बेंथम के द्वारा। अगला प्रश्न है सुकराती विधि को बौद्धिक या धात्री या धात प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालने का कार्य ये करती है। अगला प्रश्न है कांट के नीति शास्त्र के मुख्य उदाहरणों में से कौन सी नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सी नहीं है, साथियों शुभ संकल्प ये कांट के उदाहरणों में से नहीं है, जबकि ईश्वर, आत्मा की अमरता, स्वतंत्रता ये तीनों ही है। अगला प्रश्न है चावार की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ साधन है। तो साथियों चावार की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ साधन कौन सा है इसमें से, तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ काम का, यानी खाओ पियो मौज करो और उधार लेके घी पियो, ऐसा इनका कहना है साथियों चावार का। अगला प्रश्न है अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार के बारे में सत्य नहीं है। तो साथियों यहाँ पे पूछा गया है सत्य नहीं है। तो साथियों ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि नहीं है या है। अगला इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 3, केवल 4 प्रकार के सद्गुण। साथियों अरस्तु ने सद्गुण 1 बताए, 4 प्रकार के नहीं बताए।
सद्गुण मूलतः आदत है, सद्गुण दो अतियों के बीच के मध्य की स्थिति है, सद्गुण सीखा जा सकता है। अगला है कौन सा कथन संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी कर्म को करने या न करने का चुनाव मैं कर सकता हूं। तो साथ इसको कहेंगे संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण। अगला प्रश्न है निष्काम कर्म का अर्थ है। तो साथियों निष्काम कर्म का अर्थ क्या है कि फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। साथियों भगवत गीता के बारे में भी क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है एसएसटी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है। तो साथियों दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना, यानी दंड ऐसा दिया जाए ताकि उस दंड को देखकर अन्य व्यक्ति अपराध करने की हिम्मत नहीं करे। तो वो साथियों कौन सा सिद्धांत होता है? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। अगला है अणुव्रत व महाव्रत के प्रत्यय किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है? तो साथियों अणुव्रत और महाव्रत किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है जैन दर्शन में। अगला प्रश्न है बौद्ध नैतिकता की त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा शील, समाधि और प्रज्ञा। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। जबकि साथियों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो साथियों वर्ण व्यवस्था का आधार गीता के अनुसार क्या है? गुण एवं कर्म। अगला है निम्न में से किस उपागम ने मनोगतिक उद्देश्यों के लिए लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की? तो साथियों किसने प्रस्तुत की? ये है रॉबर्ट मिलर उपागम ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों पाठ्यक्रम कभी भी ये शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, जबकि बाल केंद्रित होता है, समुदाय केंद्रित होता है और रुचि केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मक की श्रेणी में समाहित है। तो साथियों इनमें से कौन सा रचनात्मक की श्रेणी में समाहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। अगला प्रश्न है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है? साथियों कौन सा समाहित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगर उपागम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? तो साथियों कौन सा इसके अंदर लक्ष्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 4 सामाजिक परिवर्तन को रोकना, ये लक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा प्रत्यय या कौन से प्रत्यय गांधी विचार के मूल में है? तो साथ ही सत्य और अहिंसा ये इसके मूल में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए। तो साथियों क्या होना चाहिए? इस प्रश्न पर साथियों RPSC ने इसको डिलीट कर दिया, इस पर बोनस दिया गया है। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना के RCM उपागम का विकास किया है। तो साथियों किसने किया है ये विकास? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाव देती है। साथियों क्या सुझाव देती है? देती है नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न एक सही गलत प्रकार का प्रश्न उदाहरण है, किस प्रकार के हैं? वस्तुनिष्ठ है, निबंधात्मक है या लघु उत्तरीय प्रश्नों का है? साथियों किस प्रकार के प्रश्न है? तो साथियों सही गलत के उत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है ये कथन की साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध बताता है। साथियों ये किससे सहसंबंधित बताता है? सामाजिक का किससे संबंध बता रहा है ये कथन? तो साथियों ये कथन संबंधित बता रहा है भाषा से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, इसके अंदर कोई विकल्प सही नहीं है, इनके सिद्धांत नहीं होते हैं साथियों। अगला प्रश्न है एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो किस लिए जाने जाते हैं साथियों? वो जाने जाते हैं साथियों दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षा में
तंत्र प्रणाली पर आधारित है। तो साथियों कौन सा आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RCEM का उपागम। तो साथियों यहाँ पर RCEM उपागम से संबंधित 3 प्रश्न अब तक पूछ लिए गए इस पेपर में, तो ये भी वो एक महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न है NCF 2005 में दर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। तो साथियों प्रमुख लक्ष्यों में से एक क्या है, साथियों RPSC द्वारा इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया। आगे देखते हैं, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। तो साथियों इसके अंदर क्या शामिल नहीं है, साथियों इसके अंदर वस्तुनिष्ठ में कभी भी लघु स्तरीय उत्तर नहीं होते हैं। सही गलत, पूर्ति संबंधी, मिलान संबंधी, बहुविकल्प, ये तीनों इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है। साथियों एक तो होता है गुण, एक होता है अवगुण। तो यहाँ पर अवगुण पूछा गया है, तो साथियों कौन सा इसमें से अवगुण है, साथियों इसका अवगुण हो जाएगा ये अत्यधिक समय लगाने वाली विधि। इसमें समय ज़्यादा लगता है साथियों, जबकि ये जीवन की वास्तविक परिस्थिति से जुड़ा होता है। ये अधिगम के नियमों पर आधारित है। ये नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो साथियों तीनों सही है, ये किसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है। तो साथियों कौन सा इसका एक चरण नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा परिकल्पना करना, है इसका चरण नहीं है। अगला प्रश्न है ग्लोब उदाहरण है। तो साथियों ग्लोब किसका उदाहरण है, अप्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण आयु लोकतांत्रिक शिक्षण आयु नहीं है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 अभिकर्मित अनुदेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है। तो साथियों निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण कौन सा है, इनमें स्कोरिंग में विषय निष्ठता पाई जाती है, ये इनका अवगुण है साथियों। जबकि ये जटिल अधिगम परिणामों का मापन करती है, सही है, इन्हें तैयार करना आसान है, कोई भी, ये दोनों इसमें सही है। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों इसके अंदर कथन नंबर 2 इसमें गलत है। 4 आश्रमों का सबसे पहला जो उल्लेख है ये जाबालोनी उपनिषद में मिलता है। तो साथियों ये गलत है, जबकि ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। ऋग्वेदी काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक थे। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित पुरुष सूक्त के अंदर। अगला है बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। साथ ही यहाँ पर जो बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है किसमें संकलित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक के अंदर। 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। तो साथ ही ये शिक्षाएं सुत्त पिटक में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं रही है। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 धौली राजधानी नहीं रही है, जबकि तक्षशिला, तोसाली और सुवर्णगिरी ये राजधानियाँ रही। अगला प्रश्न है उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त और धूर देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो साथियों राम देवी और धूर देवी की कथा का उल्लेख कौन से साहित्यिक स्रोत करते हैं। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी इसके अंदर देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा और हर्ष चरित, ये तीनों साथियों इसका उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर घाटी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है। साथियों कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेदाना, जबकि चिश्तिया, सूरावर्दिया, कादिरिया ये इसके अंदर इसके संप्रदाय है। अगला 138वां भोय अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता यानी मदद ये मास प्रदान करने की जिम्मेदारी थी, तो मुगल काल में वो अधिकारी कौन था साथियों, उसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों सद्र। अगला है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलाइए, किसने बनवाया था। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ बनाने वाले का नाम है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो आराम बाग है आगरा में ये बाबर ने बनवाया था। उसके बाद शालीमार बाग श्रीनगर में ये जहांगीर के द्वारा बनवाया था। शालीमार गार्डन जो लाहौर में ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया था। और पिंजौर गार्डन जो पंचकुला में
साथियों ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ABCD, यानी इसके अंदर सही सुमिलित है ABCD। अगला प्रश्न है वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो साथियों वीर शैव पंथ के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो साथियों इसके अंदर बसवन्ना वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे, ये सही है। ये प्रधानतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण है। वीर शैव पंथ में भिक्षु जंगम कहलाते हैं। इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है। तो साथियों इसके अंदर चारों ही सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की, जो 1857 की क्रांति हेतु बना। तो साथियों किसने की थी, ये की थी साथियों हेनरी फोर्डिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, यह सत्य नहीं है। जबकि प्रथम अधिवेशन में पूना में होना था, लेकिन हैजा फैलने के कारण इसे बम्बई में स्थानांतरित कर देते हैं, यह भी सही है। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में हुआ, 72 प्रतिनिधि थे साथियों इसके अंदर, ये तीनों सही है, जबकि चौथा गलत है। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। जबकि सत्याग्रहियों को जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना, कांग्रेस पर लगाई गई प्रतिबंधों को हटाना, नमक कर का उन्मूलन करना, ये तीनों इसमें थे। अगला प्रश्न है शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों कौन से इसमें से सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा A और B दोनों सत्य हैं, यानी उनकी सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। साथ ही विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिकार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। अगला प्रश्न है साथियों वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। तो साथियों अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1700, वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। तो साथियों मान्यता 1783 में दी गई थी, जबकि स्वतंत्र 1773 में हो गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लुई 16वीं के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था। तो साथियों लुई 16वीं के समय कौन सा वित्त मंत्री नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्रोपोटकिन, ये इसमें नहीं था, जबकि तुर्गो कोलोन नेकर ये तीनों थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था। तो साथ इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, जार को गलत कामों के लिए सजा, जबकि इसके में युद्ध के अंत की भी बात थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की भी बात थी, भूमि का किसानों को स्थानांतरण की भी बात थी लेनिन की थीसिस में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी मास्को, फिर उसके बाद तेहरान, फिर उसके बाद डम्बल्टन ओक, फिर उसके बाद याल्टा। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका के बेलग्रेड में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था। तो साथियों किसे सौंपा गया था, ये सौंपा गया था साथियों सर सिरिल रेडक्लिफ को। तो साथियों ये मॉडल पेपर आज अपन ने देखा है। इसी प्रकार आरपीएससी द्वारा जितने भी सामाजिक एसएसटी द्वितीय श्रेणी के सामाजिक से संबंधित पेपर लिए गए हैं, एक बार उनको देखेंगे और उसके बाद में साथियों अपन लोक प्रशासन से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। उसके नोट्स बन रहे हैं साथियों, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस बात की जानकारी दें कि सेकंड ग्रेड एसएसटी की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है और अपने चैनल से उन साथियों को जोड़ें। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें। और साथियों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।